हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, अब तक हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारा फिफ्थ लेक्चर है या फिर चैप्टर है नंबर फिफ्थ जो है एडवर्ब, उसके बारे में हम लोग लगातार हमारे वीडियोस के ज़रिए हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। और अब तक बच्चों हमने जो सीखा है यूजेज ऑफ एडवर्ब, कहाँ कहाँ पे यूजेज जो है ना एडवर्ब का कैसे और कहाँ पे हमें करना चाहिए, इसके बारे में हमने अच्छी सी जानकारी आपको शेयर की थी। अब हम लोग हमारा जो अब तक हमने पढ़ा ना बच्चों, जो 6 नंबर पे है हमारा यूज़ ऑफ स्टिल, इसका यूज़ देखा था। ठीक है, अब हम लोग बच्चों 7th नंबर पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारा कंटिन्यूस इस लेक्चर में, वो है एवर, नंबर 7। और ये है यूज़ ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के यूजेस के बारे में हमारा ये लेक्चर रहेगा, ये वीडियो रहेगा। तो इसमें से कौन सा एडवर्ब, तो हम लोग ले रहे हैं यूज़ ऑफ एवर। तो एवर को बच्चों हिंदी में हम लोग क्या समझते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका हिंदी में होता है कभी भी या फिर किसी भी समय। इसको हिंदी में हम लोग मीनिंग इस तरह से लेते हैं, किसी भी समय, एट एनी टाइम, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले ये समझ लें, एट माई नहीं, एट एनी टाइम। बीच में ये क्या आ जाता है, एट एनी टाइम। ओके, तो अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसका यूज़ कहाँ और कैसे करना चाहिए। तो एवर का यूज़ जो है वो कभी भी, किसी भी समय, यानी एट एनी टाइम के अर्थ में, इसके अर्थ में एडवर्ब के रूप में नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। कहाँ होता है, तो रूल नंबर ए जो है हमें क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर हम लोग करते हैं। हालांकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन मोस्टली हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल्स मैं आपके लिए दे देता हूँ, जैसे नथिंग एवर हैपन, एवर हैपन्स इन द विलेज। ये है हमारा क्या, एक नेगेटिव सेंटेंस। नथिंग से हमें पता चलता है ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में दे देता हूँ एग्जांपल्स, जैसे हैव यू एवर बीन टू नेपाल, क्या कभी आप लोग नेपाल हुए हो या गए हो, तो ये इंटरोगेटिव में हो गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में होता है। रूल नंबर बी भी है बच्चों, वो हमें क्या बोलता है, देखो एवर का यूज जो है ना कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में होता है। अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है और उसमें हमें कंपैरेटिव डिग्री के यूज़ करना है या फिर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना है, तो इसके बाद में यूज़ होगा हमारा एवर। ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री दोनों का। तो ये सी डी डाल देता हूँ यहाँ पे, सी डी यानी कंपैरेटिव डिग्री, है ना। DVD नहीं डाल देता हूँ, CD डाल देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल देखोगे तो ही इज क्राइंग लाउडर देन एवर। ठीक है, ये हमारा CD हो गया। अब ये देखो देन यूज किया हमने, लाउडर देन, इसके बाद में हमने लगाया है एवर। तो याद रखना कंपैरेटिव डिग्री के बाद में यूज होता है। एंड SD डाल देता हूँ, सुपरलेटिव डिग्री वाला। दिस इज द बेस्ट टीचर दैट आई हैव एवर सीन। तो यहाँ पे ये भी हमने कहाँ डाला, इसके बाद में, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में ही यूज़ होगा। अब तुरंत बाद नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके बाद में यूज़ होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये रूल नंबर बी है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना इसी का सी रूल देख लेते हैं, एवर का। सी रूल क्या है कि एवर का यूज़, हम लोग एवर का यूज़ कर रहे हैं, तो एवर का यूज़ एट एनी टाइम, बिफोर, नाउ, देन के अर्थ में वर्ब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। प्रेजेंट या फिर पास्ट परफेक्ट
टेंस में यूज होता है किसके अर्थ में? एट एनी टाइम, बिफोर, नाउ और देन, ऐसे इसके अर्थ में। ठीक है, इनका मीनिंग जो मैंने हिंदी में बोला उसके अर्थ में। तो इस टेंस में होता है। यहाँ देखो एग्जांपल्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस दैट आई हैव एवर विजिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सेम भी हो गया कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में होता है, प्लस में हम लोग बोल सकते हैं ये जो है और हैज़ है ना, ऐसे टेंसेस में भी होता है। और हैज़ और हैव किस में आता है? हमारे हेड भी होगा, हेड हमारे पास्ट परफेक्ट में होगा। टेंस वाला जो भी टेंशन है आपको, वो टेंस वाले हमारे वीडियो में आपका दूर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्या? एवर का यूज़। अब हम लोग नंबर 8 पे हम चलते हैं बच्चों, वो है हमारा स्पेशल यूज़ ऑफ एगो। एगो, अब इसमें इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है पहले, यानी बिफोर वाला। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखें, इसका मतलब भी होता है बिफोर। ठीक है, बिफोर के यूज़ में हम लोग इसका यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 ए जो है रूल वो है, ये जो है ना टाइम एक्सप्रेसिंग जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसके बाद में लगता है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एगो, इस तरह से यूज़ करेंगे। यानी इसके बाद में, इन वर्ड्स के बाद में हम लोग यूज़ करते हैं एगो। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। ही वेंट टू आगरा 5 years एगो। ये देखो हमारा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, इसके बाद में हमने यूज़ किया एगो का। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लस एगो के पहले प्रेपोजिशन जैसे कि बिफोर हो, एट हो, इन हो, सिंस का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे एक नोट में डाल देता हूँ बच्चों कि यहाँ पे अगर हम लोग टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो डाल रहे हैं और प्लस में एगो लिख रहे हैं, तो अब इसमें प्रेपोजिशन नहीं आएगा बच्चों। प्रेपोजिशन कौन से प्रेपोजिशन? जैसे बिफोर, एट, इन, सिंस, ये कुछ ऐसे एक्सेट्राज होंगे, वो नहीं यूज़ होंगे बाद में। ठीक है, इनके सॉरी एगो के पहले, एगो के पहले यूज़ नहीं होंगे, ये ध्यान रखना बच्चों। जैसे कि एग्जांपल्स में इसका नोट वाल का भी डाल देता हूँ, कोई भी एग्जांपल्स चलेगा इसमें आप लोगों को। यही मैं अगर बोलूँ मैं, जैसे आई वेंट टू आगरा बिफोर 5 years एगो, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। बिफोर वाला डाल दिया, मान लो ये वाला है ना। इसी सेंटेंस में अगर मैं डालूँ कि ही वेंट टू आगरा बिफोर 5 years एगो, तो वो एगो पहले से ही बिफोर बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना बच्चों, ये चीज़ें हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा रूल है। और नोट भी मैंने डाल दिया आप लोगों को। अब इसी का बी नंबर रूल मैं बता देता हूँ, एगो का यूज़ ऑफ एगो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एगो के बाद दैट का प्रयोग होता है, न कि सिंस का। एगो का सॉरी एगो के बाद दैट, ना कि सिंस यूज होगा। कई बार बच्चे मिस्टेक ऐसा कर देते हैं बच्चों, ये सेंटेंस लिख देते हैं। कौन सा? जैसे कि इट वाज 5 years एगो सिंस माई ग्रैंडफादर डाइड। ये डाल देते हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये रूल हमारा नहीं है। तो उससे राइट क्या होगा? तो हम लोगों को ध्यान रखना बच्चों, राइट ये होगा, इट वाज 5 years और एगो दैट, यहाँ पे डेट आएगा,
दैट माई ग्रैंडफादर डाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तो बच्चों ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं 5 इस तरह से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हो। बट रूल जो हमारा ये ध्यान रखना कि एगो के बाद जो है ना दैट का यूज़ होगा, वहाँ पे हम लोग सिंस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों, वरना क्या होगा कि आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये स्पेशल रूल है, ध्यान रखना। ये यूजेज ऑफ कुछ एडवर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं। नंबर नेक्स्ट जो आता है 9th नंबर पे, वो है हमारा हार्ड। यूज़ ऑफ हार्ड, हार्ड का बच्चों हिंदी में होता है कठिन, कॉम्प्लेक्स, टफ, ये हम लोग लेते हैं संपूर्ण ताकत के साथ, है ना। हार्ड का प्रयोग विद ऑल वंस फोर्स, यानी कि संपूर्ण ताकत के साथ में, एनर्जी या विगर यानी उत्साह के साथ, करेज के साथ में, एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में मेन वर्ब के बाद होता है। इसका यूज कहाँ होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हमने बात किया था एडवर्ब ऑफ मैनर के टाइप्स ऑफ वाले चैप्टर में, तो आपको ये होना चाहिए याद। इसके रूप में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, और ये ए है रूल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और मैंने ये बोला था कि मैन वर्ब, जो मैन वर्ब होती है हमारी, इसके बाद में होता है, मैन वर्ब के बाद यूज़ करते हैं, ये हमारा रूल नंबर ए बोलता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स में आपको दूं मैं, तो जैसे आर टीम प्लेड हार्ड इन कराची, ये एक प्लेस है पाकिस्तान में। तो कराची में हमारी जो टीम है उसने बहुत ही उत्साह के साथ खेला या कठिनता से खेला, संपूर्ण ताकत के साथ खेला। आई ट्राइड हार्ड टू सक्सीड, ये भी हो गया इसका एग्जाम्पल। तो मतलब मेन वर्ब के बाद में हम लोग यूज़ करेंगे हार्ड का, ये याद रखना, रूल नंबर ए बोलता है। और इसमें कुछ एक नोट में डाल देता हूँ बच्चों, कभी कभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न भी हो जाता है, इसलिए मैं एक एग्जांपल बोल देता हूँ कि हार्ड का प्रयोग एकदम सॉलिड, डिफ़िकल्टी के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में होता है। कभी कभी ये जो है ना एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। अभी हमने बोला था कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में होता है, तो ये एडजेक्टिव के भी रूप में हो जाता है, ठीक है। कैसे, एग्जांपल्स हम देखते हैं। दीज आर हार्ड वर्ड्स फॉर द बिगिनर्स, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हार्ड वर्ड्स होते हैं। हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, ये भी हो गया हमारा सेंटेंस, है ना। तो इसमें हम लोग इसको एडजेक्टिव की यूज़ हम करेंगे, तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में ये यूज़ होता है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 10th नंबर है बच्चों, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 10th नंबर जो रूल है वो है हमारा यूज़ ऑफ, ये वी नहीं है, हार्डली, हिंदी में इसको बोलते हैं मुश्किल से। और इसका यूज स्कैर्सली, ये नंबर ए लगाता हूँ। हार्डली का यूज जो है ना, स्कैर्सली, ऑलमोस्ट, नॉट, अनलाइकली यानी कि शायद, और सीवरली क्रूरता से एडवर्ब के रूप में होता है और मेन वर्ब के पहले। मेन वर्ब के पहले यूज हम करते हैं।
ये ध्यान रखना बच्चों। तो मेन वर्ब के पहले हम लोग आते हैं और ये इसकी मीनिंग लेते हैं, ऑलमोस्ट या फिर ऑलमोस्ट नॉट, अनलाइकली, स्केर्सली, सिवियरली। ये एडवर्ब के रूप में तो होता ही है क्योंकि एडवर्ब हम लोग ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मेन वर्ब के पहले लग जाता है। अभी हमने पहले हार्ड का देखा तो वो मेन वर्ब के बाद में होता है, और ये हार्डली है ना मेन वर्ब के पहले होता है। ये रूल आपको पता नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, आपको पता है ना कि यहाँ पे आपके ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स दे देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल है, माई मदर इज हार्डली 50, है ना। ये भी एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल और दूं आप लोगों को, तो यहाँ देखो, ही हैज़ बिन हार्डली पास्ड 10th बोर्ड एग्जाम। 10th बोर्ड एग्जाम, मुश्किल से उसने 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 10th का वो पास किया, है ना। तो यहाँ पे आपको ये वर्ब के पहले आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे इनका, वो ध्यान रखना, मेन वर्ब के पहले यूज़ होता है। नंबर बी रूल जो है ना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है कि हार्डली का प्रयोग साहसी, वीर, जो निडरता, ऐसे इनके अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में भी होता है ना, एडजेक्टिव के रूप में भी। एडजेक्टिव के रूप में भी इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में दूं आप लोगों को, तो यहाँ पे ए फ्यू हार्डली मैन रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन। तो यहाँ पे हम लोगों ने यही किया है, मेन वर्ब के बाद में हमने यूज़ किया है इसको, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, ये भी एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो बच्चों ये हमारा हुआ यूज़ ऑफ हार्डली के बारे में। अब हम लोग 11th नंबर पे हम बात करते हैं बच्चों, वो है हमारा रेदर। यूज़ ऑफ रेदर, इसका यूज़ भी आपको पढ़ना चाहिए बच्चों कि इसमें क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है। तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य मात्रा में, नॉर्मल क्वांटिटी, सामान्य मात्रा में। और इसका यूज़ हम लोग करते हैं, रेदर का यूज़ जो है बच्चों सामान्य मात्रा में, या फिर हम बोलते हैं न ज़्यादा न कम, ऐसे अर्थों में बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव से पहले यूज़ हम करते हैं। तो रूल हमारा क्या है, वापस में बोल देता हूँ, इन्हें लिख देता हूँ मैं। न ज़्यादा न कम के अर्थ में बैड क्वालिटीज एक्सप्रेस करने वाले जो हमारे एडजेक्टिव है। अब वो कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव वाले चैप्टर में आप लोग देखोगे और कुछ बच्चे समझ भी गए होंगे, है ना। ये एडजेक्टिव के पहले यूज होता है। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूं तो ये हो जाएगा, जैसे ही वाज रेदर हॉपलेस, बैड क्वालिटी है। हॉपलेस होना बैड क्वालिटी है, बिल्कुल। आपको होपफुल होना चाहिए ना, तो वो हमारी गुड क्वालिटी हुई। और उसी तरह से सी इज रेदर इल, ये देखा हमने, न के बराबर या फिर न ज़्यादा न कम, इस अर्थ में बैड क्वालिटीज़ एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले हम लोग लगाते हैं बच्चों। ये ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि अगर ये आपके प्रॉब्लम हो जाएगा तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। 12 नंबर पे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो वो है हमारा यूज़ ऑफ फेयरली।
इसका भी मतलब यही हो गया सामान्य मात्रा में, सामान्य मात्रा में। देखो रेदर का भी सामान्य मात्रा में हो गया, और फेयरली ये यहाँ पे आपको अच्छे से देखिए, मैं वैसा लिख देता हूँ यहाँ पे, फेयरली है ये यहाँ पे FAIRLY, फेयरली, सामान्य मात्रा में। ठीक है, अब इसके लिए मैं रूल बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ देखो फेयरली का प्रयोग सामान्य मात्रा में न ज़्यादा न कम के अर्थ में गुड क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव के पहले होता है, बस ये ध्यान रखना बच्चों। तो नेगेटिव हमारा हो गया रेदर, तो पॉजिटिव क्या हो गया फेयरली। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम वो जो ऊपर लिखा हमने यहाँ पे भी लिखेंगे, न ज़्यादा न कम, इसके अर्थ में गुड क्वालिटीज एक्सप्रेस करने वाले एडजेक्टिव्स के पहले यूज हम करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस इसमें दोनों में आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इसी स्लाइड में दोनों का दिया है। तो वो बैड क्वालिटीज़ के लिए और ये हमारे गुड क्वालिटीज़ के लिए। जैसे एग्जांपल्स मैं दूं आप लोगों को, ही इज़ फेयरली होपफुल। अब ये हमारा क्या हो गया, गुड क्वालिटीज़। दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, द मैन इज फेयरली वेल, इल का उल्टा हो गया वेल, है ना। तो आप लोगों को और भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है रेदर एंड फेयरली में, तो मैं आपको एक टेबल बना के बता देता हूँ। देखो यहाँ फेयरली लिखता हूँ मैं, यहाँ पे फेयरली का यूज़, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को रेदर का यूज़। ये दोनों अपोजिट में होते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, अपोजिट में फिर भी मीनिंग एक है। देखा, तो यहाँ पे रूल है कुछ। नंबर 1 में अगर बोलूँ तो फेयरली जो है वो हमारा प्लीजेंट, मीनिंग रखता है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये हमारी अनप्लीजेंट मीनिंग रखता है। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 जो रूल हैं वो याद रखना कि फेयरली के बाद टू का यूज़ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, रेदर के बाद टू का यूज़ होगा, है ना, उल्टा हो गया। नंबर 3 जो रूल है वो ये है कि फेयरली प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले ए जो आर्टिकल है का यूज़, ये लिखना चाहिए मुझे, यूज़ होता है। और यहाँ पे उल्टा मैं बोल दूंगा, रेदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन के पहले ए का यूज़ नहीं होता है। नहीं बच्चों, यहाँ पे भी होता है। हमेशा मतलब अपोजिट क्यों बोलूँ, लेकिन 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 बच्चों याद रखना कि रेदर आपने लगाया प्लस आपको ए या फिर एन दोनों यूज़ करना है। वो तो आपको बोलोगे कि वो तो हमारे जो वर्ड पे डिपेंड करता है, बिल्कुल, लेकिन मोस्टली ये केसेस रहेंगे, एडजेक्टिव प्लस नाउन का
यूज़ भी होगा। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंस बताने के लिए आपको अच्छा सा नॉलेज मिलेगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके बगैर आपके रूल जो है ना हमारे अधूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है बेयरली। नंबर 13 पे हम लोग बात कर रहे थे। 13 नंबर है हमारा यूज़ ऑफ बेयरली। अब बेयरली का मतलब भी हमारा क्या हो गया, एक तरह से हार्डली, मुश्किल से, है ना, या फिर शायद ही कुछ, ऐसे अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। ठीक है, नहीं, ये मैं पॉसिबिलिटी लिखूं तो अच्छा ज़्यादा रहेगा। तो मैंने ये जो रूल लिखा एडवर्ब के रूप में हार्डली और लो पॉसिबिलिटी के अर्थ में हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो है ना, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ही कैन barely read and write, मुश्किल से वो लिख और पढ़ सकता है। ठीक है, एकदम पॉसिबिलिटी ना लो है, तो वो शो करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं। फिर नंबर बी जो रूल है वो भी ये भी बोलता है कि बेयरली का यूज़ जो है ना, बेयरली का यूज़ नॉट मोर देन या फिर जस्ट या फिर ओनली जस्ट, इनके अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। ठीक है, भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि वी कैन barely सी इट। ठीक है, हम मुश्किल से ये देख सकते हैं, नॉट मोर देन जस्ट, मतलब हम लोग इतना सा देख सकते हैं। किनको? मॉलिक्यूल्स जो उनके लिए ये स्टेटमेंट सही रहेगा। इट जो है ना मॉलिक्यूल्स के लिए। और अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ। देयर आर barely 20 गर्ल्स इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल, स्कूल लिखना है मुझे यहाँ पे, इन दिस स्कूल। ठीक है, देर आर barely 20 गर्ल्स इन दिस स्कूल। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट मोर देन 20, उसके अर्थ में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे 14 जो है वो एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। 14 नंबर पे जो है बच्चों वो है यूज़ ऑफ सर्टेनली। सर्टेनली यानी एकदम, मतलब निश्चित रूप से, पॉजिटिविटी के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कब यूज़ करते हैं इसका, तो आपको ए जो बताता हूँ, अनडाउटेडली और या फिर पॉजिटिवली, इनके अर्थ में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ पे डाउट नहीं रहते हैं, मतलब हमें सर्टेन पता होता है, निश्चित रूप से पता होता है, जैसे कि ही विल सर्टेनली डाई, पर निश्चित रूप से मर सकता है या मरेगा, इफ ही ड्रिंक्स इन एक्सेस। ज़्यादा मात्रा में अगर पिएगा तो मरेगा वो, निश्चित रूप से, है ना, एकदम हमको बिना डाउट के हम बोल सकते हैं, बिना कोई शक के। तो सर्टेनली का हो गया बेशक, मतलब बिना कोई शक के। अब हम लोग नेक्स्ट जो बच्चों बात करते हैं, हमारे रूल जो है बी नंबर, हाँ, तो वो हम लोग देख लेते हैं।
सर्टेनली का यूज जो है ना किसी भी क्वेश्चंस का आंसर एफर्मेटिव में देने के लिए होता है। क्वेश्चंस का आंसर एफर्मेटिव में देने के लिए होता है। एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, उसमें भी हम लोग सर्टेनली करते हैं। जैसे क्वेश्चंस है के लिए है तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अगर आपको कोई किसी ने पूछा है, मैंने भी पूछ लिया आपको, विल यू पास मी द डस्टर, तो आप आंसर में क्या बोलोगे? सर्टेनली, निश्चित रूप से, बिना किसी डाउट के। आप बोलोगे नहीं सर, नहीं हम लोग नहीं देंगे, वो आपका मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको रूल बता रहा हूँ बच्चों। सर्टेनली, अब जो सी नंबर रूल है वो देखो, सर्टेनली नॉट का यूज क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसी को हम लोग जो बी हमने बनाया उसको नेगेटिव सेंटेंस में भी बना सकते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बोल दिया ना, इसलिए चलो मैं इसको भी बोल सकता हूँ। आप लोग वो क्वेश्चन सेम रिपीट कीजिए जो ऊपर लिखा है, विल यू पास मी द डस्टर, तो आप बोल सकते हो सर्टेनली नॉट। बस आप खुश हो जाओ। बस बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा लास्ट जो है, नेक्स्ट एंड लास्ट इसका वो है नंबर 15, यूज ऑफ, ये आपको यू दिखना चाहिए बच्चों, मैं लिख रहा हूं ऐसे, यूज ऑफ श्योरली, डिजाइन में लिख रहा हूं ना इसके लिए। श्योरली का मतलब वो क्या हो गया? एकदम निसंदेह, जिसमें कोई संदेह ना हो, यानी कि डाउट ना हो, ऐसे। या फिर सर्टेनली विद सर्टेनिटी के रूप में भी होता है। ये नंबर ए यही है। ठीक है, अनडाउटफुलनेस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। नंबर इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज बीन irregular, he will surely fail। ये आप लोगों के लिए भी है बच्चों। अगर आप इरेगुलर रोज रहोगे तो निश्चित रूप से बिना किसी संदेह के अवश्य ही फेल हो जाओगे, है ना। तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं। नंबर बी जो है ना वो देखो, श्योरली का यूज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द ट्रूथ और लाइकलीहुड ऑफ व्हाट यू आर सेइंग एंड ऑफ टू इंक्रीज द लिसनर को एक्सप्रेस करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट के पहले तथा सेंटेंस के लास्ट में यूज भी होता है। एग्जाम्पल्स इसका डायरेक्टली मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी सेम रहेगा रूल। अनडाउटफुलनेस एक्सप्रेशन में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। श्योरली दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, अब तक तो वो निश्चित रूप से पहुंच गए होंगे या उन्हें अब तक तो पहुंच जाना चाहिए, है ना। निश्चिंत है, मतलब बिना किसी डाउट के हम बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग 5 घंटे से किसी को वेट कर रहे हैं और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि 5 घंटे हो गए हैं, तो अनडाउटली हम लोग एक अनुमान लगा के बोल रहे हैं कि भाई इतना टाइम में तो मतलब मैं नेपाल जा सकता हूँ और वो तो नेपाल से इधर क्यों नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या भाई। तो इसलिए ये भी याद रखना। दूसरा है बच्चों, जैसे एग्जांपल एक और देता हूँ। यू डोंट नीड टू वेयर अ कोट इन द वेदर श्योरली। इन द वेदर लिखा ना, तो यहाँ पे वेदर की जगह मुझे इन द यहाँ पे डाल देना समर, तभी आपका सही रहेगा ना। ये स्टेटमेंट आपका सही रहेगा। यू डोंट नीड टू वेयर अ कोट इन द
समर वेदर, ठीक है, इन समर वेदर भी आप बोल सकते हो। तो आपको समर में भी निश्चित रूप से बिना डाउट के क्या कोट पहनता है क्या समर वेकेशन में? वैकेशन नहीं, समर में, सीजन में कोई नहीं पहनता बच्चों। तो निश्चित रूप से यकीनन निसंदेह अवश्य के अर्थ में हम लोग श्योरली को यूज़ करते हैं और सर्टेनली का भी एक दूसरे से बदल के भी कर सकते हैं। तो श्योरली और सर्टेनली एक जैसे यूज़ हमने देखा बच्चों 14 नंबर और 15 नंबर में। अब बच्चों हम लोग बात यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं इसका, क्योंकि अब तक हमारा वीडियो का लेंथ बहुत लंबा खासा अच्छा खासा हो गया है। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आप लोगों के लिए हमेशा कुछ स्पेशल रूल रखता हूँ। तो सम स्पेशल रूल्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सम स्पेशल रूल्स फॉर एडवर्ब। अभी हमारा एडवर्ब वाला चैप्टर चल रहा है, तो इसमें कुछ स्पेशल रूल्स भी होते हैं। अगर वो आपने स्किप किया या इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपके ग्रामेटिकल बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका स्पोकन इंग्लिश जो भी है ना आपका, वो आपकी इसमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो बच्चों हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। और ऑलवेज जो मेरी बात है, कीप लर्निंग, हमेशा पढ़ाई करते रहो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।